नमस्कार दोस्तों, के जे ओपन माइक के इस पटल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज है शुक्रवार और हम लेकर आते हैं आपके लिए कविता लेखन पर एक कार्यशाला। जिस कार्यशाला में हम आपको जानकारी देते हैं, कविता लेखन की बारीकियों से बताते हैं छोटी छोटी बातें जो आपके कविता लेखन में सुधार कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका एक संक्षिप्त परिचय मैं देती हूँ। वो हमारे समूह के एक वरिष्ठ रचनाकार हैं, हर विधा में लिखना जानते हैं। वो है कवि नरेंद्र कुमार सिंह। साहित्यिक उपनाम त्यागी से लिखते हैं। जंतु विज्ञान में परास्नातक की उपाधि के साथ साथ एलएलबी, CAIIB भी किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य प्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। लगभग 4 वर्षों से साहित्य साधना में रत हैं। कई विधाओं में अपनी कविताएं लिख चुके हैं, जिनमें है छंद, गीत, गजल, गीतिका, लघु कथा आदि। सृजन में अभिरुचि तो पहले से ही थी। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने इसको पूरी तरह से अपना लिया और आज लगभग सभी मंचों से 300 से ज्यादा सम्मान इनको प्राप्त हो चुके हैं। कलम के जादूगर मंच की साप्ताहिक और मासिक प्रतियोगिताओं के कई बार विजेता भी रह चुके हैं। एक वरिष्ठ रचनाकार के रूप में हमारे समूह के सभी सदस्यों का निरंतर मार्गदर्शन भी करते हैं। कुछ मंचों के ई बुक में इनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। साहित्य दीप में साझा संकलन भी प्रकाशित हो चुका है। तो दोस्तों, आइए स्वागत करते हैं कवि नरेंद्र सिंह जी का और जानते हैं कविता की अलग अलग बारीकियों के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में मां शारदे को नमन करता हूं और कलम के जादूगर मंच को नमन करता हूं और अभी जो भी मित्र हमारे इस आयोजन को देख रहे हैं, सभी मित्रों को मैं नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं ये इस मंच का, इस मंच के आयोजक लोगों का कि मुझे ये मौका दिए हैं कि मैं अपने जो कुछ जानकारी है आप लोगों के बीच में साझा कर सकूं। नहीं सर, मैं अपनी टीम की ओर से, श्री सर की ओर से तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप आए और आपने हमारे जो नए रचनाकार हैं उनको कुछ बारीकियां सिखाने के लिए हामी भरी। तो मैं सबकी ओर से आपका शुक्रिया करती हूँ, श्रोताओं की ओर से भी शुक्रिया करती हूँ सर। जी सर, धन्यवाद। सर कार्यशाला शुरू करते हैं सर। जैसा कि आप जानते ही हैं, सीमा जी के साथ हमने मात्रा आभार पे चर्चा की थी। तो मैं चाहती हूँ सर आप कार्यशाला वहीं से आगे ले जाएं, क्योंकि मात्राओं को लेके जो हमारे रचनाकार हैं वो थोड़े से स्पष्ट नहीं होते हैं और जब लेखन की बात आती है तो उनका लेखन उतना परिष्कृत नहीं होता है। तो पहले थोड़ी सी सामान्य जानकारी दे दीजिए मात्रा आभार के बारे में। देखिए जी, जो कोई भी काव्य या कविता हम लिखते हैं जी, तो उसमें काव्य हम किसको कहते हैं? जिसमें हम जो अपना भाव प्रस्तुत कर रहे हैं वो सुंदर लगे। सौंदर्य, काव्य को जो सौंदर्य प्रदान करे तो उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। उसी के अनुसार काव्य रचना लिखने पर उसमें गेयता आती है और भाव भी स्पष्ट होते हैं। तो पहले जो भी पुस्तकें लिखी गई है अधिकतर छंद में लिखी गई है। जी। तो मात्रा भार की जानकारी एक अच्छी कविता लिखने के लिए बहुत ही आवश्यक है और उसका मूल अंग है। वैसे लिखने के लिए हम कुछ लिख देंगे और आजकल मुक्त कविता लिखने की दौड़ चल पड़ा है, तो उसमें मात्रा भार का कोई महत्व नहीं रहता है। लेकिन जितनी भी हमारे साहित्य में जो भी प्रतिष्ठित रचनाएं, प्रतिष्ठित ग्रंथ हैं, उसमें जो है मात्रा भार का कलम जो है वह ज्यादा महत्व होता है और रचना को लालित्य प्रदान करता है।
रचना को जी खूबसूरती प्रदान करता है। और इसीलिए हमारी जितनी भी पहले की रचना है वो छंद में लिखी गई है। जी और छंद जो है, छंद का नाम ही है कि ऐसी रचना जो आनंद प्रदान करे, प्रसन्नता प्रदान करे, वही छंद है। जी जी छंद संस्कृत के चरी धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है आच्छादन। छंदोसी छांदनाथ, यानी जो प्रसन्नता दे, आनंद दे, वही छंद है। तो उसके लिखने के कुछ नियम होते हैं। तो जी उसमें जैसे मात्रा भार, यति, गति, लय इत्यादि जो तो है उसमें जी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और वो जी जी उसी से वही अगर सब जो नियम के अनुसार हो तो रचना को लालित्य प्रदान करता है, रचना में खूबसूरती लाता है, रचना में सौंदर्य से, रचना को सौंदर्य से अभिसिंचित करता है। जी 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 सर। मतलब अगर हमें काव्यात्मक सौंदर्य की बात करते हैं या कविता को हमने सबके मन तक पहुंचने के तक ले जाना है, तो हमें उसमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इतनी सुंदर हो कि लोग पढ़ के ही उसको आत्मसात कर लें। तो जी अभी जैसे सर आप छंद की बात कर रहे थे, तो छंद की जब भी बात आती है, छंद लेखन की मात्राओं की गणना भी उसमें जरूरी मानी जाती है। महत्वपूर्ण है। जी, तो पहले बात कर लेते हैं सर, छंद क्या होते हैं, क्योंकि कई हाँ, हमारे जो दर्शक हैं वो जानते नहीं है छंदों के छंद बारे में। छंद की परिभाषा या छंद के बारे में मैंने तो जानकारी आपको पहले दी। जी और छंद कितने प्रकार के? जी तो छंद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक जी वार्णिक छंद और एक मात्रिक छंद। जी जिस छंद की रचना वर्ण की गणना के हिसाब से की गई है, यानी संख्या, क्रम एवं गण विधान तथा लघु गुरु को आधार मानकर जो रचना की जाती है, वह वार्णिक छंद कहलाता है। जी दूसरा है बढ़िया। मात्रिक छंद। जिस छंद की रचनाओं में मात्राओं की गणना के हिसाब से की गई है, जिस छंद की रचना मात्राओं की गणना के हिसाब से की गई है, यानी लघु गुरु यति गति के आधार पर की गई है, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जी 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 सर। यानी कि जो वर्ण हमारे उसमें अगर हम छंद लिखने की सोचे तो दो तरह के छंद हम होते हैं, एक वार्णिक एक मात्रिक। वार्णिक हाँ, छंद में हम वर्णों के आधार पर गणना करते हैं और मात्रिक छंद में लय हाँ, तुक इन पे गणना मात्रा के करते हिसाब, मात्रा के मात्रा हिसाब के से हिसाब से गणना करते हैं। तो सर आज हम वार्णिक छंद से ही शुरू करते हैं, तो थोड़ा जरूर इसके बारे जरूर। में हाँ, बताइए। जी तो वार्णिक छंद शुरू करने से पहले हम मात्रा के बारे में एक संक्षिप्त रूप से, हालांकि पिछले कार्यशाला में इसको विस्तार से बताया गया है, लेकिन मैं जी जो है कुछ मूलभूत बातों को बता देना चाहता हूँ, एक बार दोहरा बिल्कुल। देना चाहता हूँ। बातें जी वही है, लेकिन एक जी बार दोहरा देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जी 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोग्य वार, 4 संयुक्ताक्षर और 2 जी द्विगुण जो है वर्ण होते हैं। जी अक्षर को ही हम छंद के भाषा में वर्ण बोलते हैं। वर्ड जी तो 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोग्य वार, 4 संयुक्ताक्षर और 2 द्विगुण। संयुक्ताक्षर में पहले स्वर की हम के बारे में कहते हैं बिल्कुल। कि स्वर में जो है सो 4 लघु हैं, या जी लघु और गुरु किसको कहते हैं? जिसके उच्चारण में कम समय लगे उसको लघु कहते हैं, और जिसके उच्चारण में अपेक्षाकृत ज्यादा समय लगे उसे गुरु कहते हैं। जी तो जैसे स्वर में है ओ, ई, उ, री, ये री 4 ही वर्ण लघु हैं जिनकी जी जी मात्रा भार 1 है। और स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 जो हैं ये जी दीर्घ हैं, और इसके मात्रा, इसमें जो मात्रा भार, इनको 2 माना गया है। जी वर्ण में जो है क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, त, थ, द, ध, ट, ठ, ड, ढ, प, फ, ब, भ,
योर लव तालब स दंत स मूर्धन्य स हो, ये जो है ये सब लघु वर्ण है। हालांकि लघु वर्ण। व्यंजन 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 वह है कि व्यंजन का उच्चारण अकेले नहीं होता है, उसमें स्वर जी लगता ही है, लेकिन जी उसमें जी स्वर हर्ष स्वर जुड़ा हुआ रहता है। जैसे अ, क में क और अ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, तो इसी तरह जो है ये सभी जो है वो एक ही मात्रा भार के हैं। जी संयुक्ताक्षर जो है अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 हैं। और द्विगुण मात्रा के जो है सो ड और ढ, बड़ी डॉट। ड जो ड के अंदर नीचे जो हम बिंदु लगाते हैं तो बड़ी ड हो जाती है, और जी ढ के नीचे जो लगाते हैं तो इसको द्विगुण ये शब्द बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। जी तो संयुक्ताक्षर का की मात्रा जो है अब जगह के अनुसार से उसकी मात्रा निर्धारित होती है। किसी हर्ष में हर्ष में अगर हर्ष जुड़ता है तो उसकी मात्रा यथावत रहती है, यानी एक ही मात्रा रहती है। अच्छा, और किसी हर्ष में अगर दीर्घ जुट जाता है तो उसकी तो मात्रा डबल हो जाती है, दो हो जाती यानी है। जी 2 हो जाती है। जी जैसे क 1 हुआ, का 2 हुआ, जी क 1 हुआ, की 2 हुआ। जी अब कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे वर्ण हैं, जैसे ओ, औ, ए, ऐ, इनका हर्ष नहीं होता है। यह मैं नई जानकारी दे रहा हूँ। ए, जी ऐ, ओ, औ इनका हर्ष नहीं होता है। और उसी जी तरह एक वर्ण है लिड़ी, उसका जी दीर्घ नहीं होता है। रे लिड़ी का दीर्घ नहीं होता है, ए, ऐ, ओ, औ का हर्ष हर्ष नहीं नहीं होता है। होता। जी हाँ, तो हम जो है एक मात्रा भार वाले को लघु बोलते हैं, उसको एक से या हिंदी के पूर्ण विराम से दर्शाते हैं। और जी जो 2 मात्रा वाले वर्ण हैं उनको गुरु या अंग्रेजी के एस से उसको दर्शाते हैं। बिल्कुल जी। हाँ, और अभी सर कई होते हैं जैसे पत्र, यज्ञ, इस तरह के भी हाँ शब्द हाँ आते हाँ, हैं, उस पर आते नम्र। हैं। हाँ, जी अब संयुक्ताक्षर अगर पहला किसी शब्द का पहला वर्ण जो है संयुक्ताक्षर है तो हम जी उसको हमेशा एक मानते हैं। लेकिन जी अगर उसमें मात्रा दीर्घ लगी हुई हो तो 2 मानेंगे। दो मानेंगे। जैसे प्रिय, तो जी प है और उसके साथ हर्ष लगा हुआ है, रो भी लगा हुआ है, तो हम हाँ जी एक ही मानेंगे। जी समझे? जी और जी अगर प्रार्थना है तो प में र भी लगा हुआ है और आ और लगा आ हुआ है, तो इसको 2 मानेंगे। दो मानेंगे। हाँ, जी सर। मानेंगे। और जी इसका काम होता है, संयुक्ताक्षर का काम होता है कि जिसमें लगा हुआ रहता है उसकी मात्रा को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन जी पहले वाली मात्रा अगर हर्ष हो तो उसको दीर्घ कर देता है, यानी एक मात्रा वाले वर्ण को 2 कर देता है। जी जी जैसे सत्य, जी सौ सत्य। आधा तो यो, तो यो जो है सो 100 की मात्रा को बढ़ा देता है, वह 2 हो जाता है। और यो यथावत रहता है तो 2 जी 1 हो जाएगा। जी नित्य 2 नि, 1 हो जाएगा। जी अच्छा, अब जैसे प्रकृति है तो जो है सो एक ही माना जाएगा। एक अब क में मानेंगे। लिड़ी है तो लिड़ी को हमेशा एक ही मानेंगे, तो जी उसको क्री को भी एक मानेंगे, एक तो हर्षिकार को एक मानेंगे, प्रकृति 3 होगा। तीन है। जी हाँ, सर ये लेकिन जो अगर संयुक्ताक्षर के पहले दीर्घ हो तो उसके मात्रा भार में कोई परिवर्तन कोई नहीं होता है। वो दीर्घ ही रहेगा। जी हाँ, जी सर। सर क्या जैसे हम जब जैसे आत्मा, जी जैसे रास्ता, हाँ तो जी इसमें ये चूंकि पहले वाले वर्ण जो हैं वो दीर्घ हैं, दो मात्रा वाले शब्द हैं, 2 वर्ण हैं, तो उसकी मात्रा में संयुक्ताक्षर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी जी सर। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, जी जिन्हें, जिन्होंने, कुम्हार, मल्हार कन्हैया, मल्हार। जी मल्हार, जी ये जो है ये इसमें
वो यहाँ आधे वर्ण का हो के साथ जो है कोई अस्तित्व नहीं रहता है। मल्हार को हम 1 2 1 मानेंगे, यानी यथावत मात्रा उसकी रहेगी, इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इसके उपवाद भी हैं, अपवाद भी हैं। कुल्हर, अल्हर, यहाँ कुल्हर जो है वो कु की मात्रा को डबल कर देगा और 2 1 1 हो जाएगा। और कुल्हर और अल्हर, हाँ जी, अल्हर, ये जो है ये अपवाद है। जी जी। तो इसकी चर्चा मैं इसलिए कर दिया कि ये कुल्हर जो है 4 मात्रा वाला शब्द गिना जाएगा, अल्हर 4 सब मात्रा, तुम्हारा जो है तो 5 मात्रा 1 2 2 गिना जाएगा। जी जी। सर मैं एक चीज यहाँ पर पूछना चाहती हूँ, जैसे ह से पहले मतलब एक सामान्य नियम है कि ह से पहले अगर आधा वर्ण है तो हम उसकी मात्रा नहीं गिनते, लेकिन जो अपवाद है उसको हम कैसे पता करेंगे कि ये अपवाद तो है या ये तो कुछ हाँ, इसका भी एक इसका है साइंस, इसका विज्ञान है। जैसे हो जो है सो क में हो मिल जाता है तो ख हो जाता है। जी जी। क में हो मिलता है ख होता है, ग में हो मिलता है तो घ होता है, च में हो मिलता है तो छ होता है, ज में हो मिलता है तो झ होता है, ड में हो ट में हो मिलता है ठ होता है। यानी जो हो जो है सो पहले वाले वर्ण में लग करके उसको दूसरे वर्ण में रूपांतरित कर देता है। लेकिन नो के साथ ह के मिलान से नया वर्ण नहीं बनता है। फिर भी जो है वो एक ही मात्रा है, वो लघु ही मात्रा रहती है, या जो से पहले वाली मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं है। इसका विधान यही है। लेकिन वही दो जो हम आपको अपवाद बताए, कुल्हर और अल्हर, हाँ ऐसे शब्द जो है वो मात्रा भार को बदल देते हैं, एक को मैंने लघु को दीर्घ कर देते हैं। जी जी। तो इस सब का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके साथ ही जो हाँ, शब्द के जो है वर्णिक भार और वाचिक भार अलग अलग होते हैं। जैसे है कमल, तो अगर वर्णिक भार लेंगे तो 1 1 1 तीनों लघु है, लेकिन इसका उच्चारण जो होता है सो कमल यानी क और मल, तो 1 और 2 यानी इसका वाचिक भार हो जाएगा 1 2 3। तो वर्णिक छंद जब हम लिखेंगे तो वर्ण उसके हिसाब से लेंगे, और मात्रिक छंद जब लिखेंगे तो इस हिसाब से इसको हम इसकी गणना करेंगे। सर जब हम हिंदी के जैसे छंद, दोहे, चौपाई लेते हैं, इसमें हम वार्णिक लेते हैं या वाचिक? देखिए मात्रिक छंद जो है उसमें ये आपको ये वाचिक ही लेते हैं, लेकिन वर्णिक छंद में इसको हम लेते हैं मात्रा गणन का। जो जैसे अब कोई दोहा होता है कि अंतिम में 2 सिंगल वर्ण है, जैसे मन है, तन है, हाँ, तो वो वहां गुरु हो जाता है। मन तन धन ये जो है सो गुरु हो जाता है, समझे। और 3 वाले से हैं तो 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। हाँ हाँ, 1 और 2 हो जाएगा जी। मतलब ये हम जो गजल में पहले सुनते थे, मतलब ये हम दोहे में भी ये नियम लागू हो सकता है उसमें। जी सर। जी अब आते हैं सर अनुस्वार और ये आते हैं अपने अनुनासिक। हाँ, इसीलिए दोहा जो लिखते हैं कभी भी अंत में कहते हैं विषम चरण के अंत में 4 अगर लघु आ जाता है तो वह दोहा गड़बड़ हो जाता है, दोहा में त्रुटि आ जाती है। तो या तो 3 रहता है तो 1 2 हो जाता है, और अगर 3 से ज्यादा 4 रहता है तो 4 रहता है तो वो दोहा का लय भंग हो जाता है। तब तो जैसे हलचल दोहा के अंत में ये विषम चरण के अंत में अगर हलचल हो तो वह दोहा सही नहीं होगा। हलचल हो जाएगा यानी 2 2 हो जाएगा, जबकि विषम चरण का अंत 1 2 से होता है, तो 1 2 से होगा। हाँ जी। अगर हलचल होगा तो 2 2 हो जाए वो। जी 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 सर।
सर आगे मात्रा की जब हम बात कर रहे हैं तो आगे थोड़े जो अपने चंद्र बिंदु और ये सब भी बता दीजिए सर, फिर हम आगे बढ़े। क्या? जी, हाँ, अनुस्वार और ये सब। हाँ, मात्रा के बारे में संक्षिप्त रूप से जो मुख्य बातें थी वो तो मैंने बता दिया। वैसे पहले जी इस पर हो ही चुका है, तो जो जो मुख्य बात है वो जी उसका मैंने वर्णन कर दिया। तो अब हम जी लोग आते हैं कि जब वार्णिक छंद की माने के जी बारे जी में जानेंगे। तो वार्णिक छंद में एक होता है ये गण। जी 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 सर, हाँ बहुत सुना है हाँ गण हाँ के हाँ बारे हाँ में। हाँ। अब गण जी क्या है और इसके बारे में कैसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे और कैसे समझेंगे कौन सा कौन गण है और उससे जी जी मात्रा भार और वर्ण में क्या क्या अंतर पड़ता है। बिल्कुल। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा जी करते करें। हैं। गण का एक महत्व। जी हाँ, अब गण क्या है? तो गण 3 वर्णों का एक समूह है। सब। जी, गण 3 तीन वर्णों वर्ड। का एक समूह है जो शब्द भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। पूरा अच्छा, शब्द भी हो सकता है और और नहीं। नहीं भी हो सकता। हाँ, लेकिन एक सूत्र है। अगर सूत्र को ही हम जान लें तो जी हमको पूरा गण के बारे में जानकारी हो जाएगी। जी एक सूत्र है यमा तारा जमा जभान सलगा। जी यमा जी तारा जभान सलगा, यह सर। एक। जी सर, सर इससे पहले थोड़ा सा ये बता दीजिए गण कितने प्रकार के होते हैं, ताकि जो आप ये हाँ बता रहे हैं हमारे दर्शकों को थोड़ा हाँ सा। हाँ, जी तो इसी में है ना। जी इसी को बताते हुए मैं बता रहा हूँ। जी यमा तारा जभान सलगा जो ये सूत्र है, ये गण जी को जानने का सूत्र है। गण जी 8 तरह के होते हैं। जी जी जी। यगन, मगन, तगन, रगन, रगड़। जगन, जगड़। भगन, नगन नगर। और सगन। जी ये 8 वर्ण का गण का फॉर्मूला यही फॉर्मूला है, यही जी सूत्र है। यही सूत्र अगर जान ले तो पूरे गण की परिभाषा इसमें निहित है, केंद्रित है। जैसे यमा तारा, यमाता राजा, हाँ यमातारा जभान सलगा, राज। यानी जी हाँ यानी आप इसके पहले 3 वर्णों को लिखिए, लीजिए। यमाता यमन। यानी पहला लघु है, 2 गुरु है। तो जी यगन जो होता है उसमें 1 लघु 2 गुरु होता है। बिल्कुल। जैसे हमेशा, जी निराशा, बिल्कुल। बतासा, हताशा, सवेरा, चितेरा, अनोखा, अनूठा। तो जी आप इसमें यमाता जब देख लिए, यमाता से ही हमको इसका फॉर्मूला मिल जा रहा है। अब जी इसके बाद आता है मगन। तो अब इस फॉर्मूला में क्या कहता है? माँ तारा। यमा तारा मातारा। में माँ तारा, इसका जी मतलब है कि तीनों वर्ण जो है सो दीर्घ है। दीर्घ है। तीनों वर्ण, हाँ, मगन के तीनों वर्ण दीर्घ होते हैं। इसकी मात्रा 6 होती है। और इसका उदाहरण मैं बताता हूँ। सालाना, याराना, आजादी, केवाला, दीवाला, दीवाना। जी जी यानी सर। जिसके तीनों वर्ण जो हैं वो दीर्घ हो उसको मगन बोलते हैं। जी अभी इसकी अब मात्रा भार 6 होती है, जबकि यगन की मात्रा भार 5। 5 होती है। हाँ, अब जी आता है तगन। अब इसी फॉर्मूला का तीसरा वर्ण क्या है? ता। ता। यमाता राज, यमाता ताराज। राज भान सलगा। या अब ता से शुरू करेंगे तो ताराज होता है। ताराज। जी जी ताराज, जी इसका मतलब ता, रा और ज, यानी जी। गुरु, तो गुरु, लघु। हाँ ये जी, अब नाराज शब्द भी इसी जो से है, आया। हाँ, तगन है। जी शाबाश शब्द तगन है, तालाब शब्द तगन है, आनंद शब्द तगन है, आतंक जी शब्द तगन है। तगन है। यानी 2 2 1, यानी 5 मात्रा भार होता है। वर्ण 3 ही होते हैं, मात्रा भार 5 होता है। और इसका विन्यास इधर होता है, ऐसे होता है 2 2 1। एक। इसको दो दो बोलते हैं एक। तगन। जी इसके बाद आता है रगन, क्योंकि रगड़। यमा तारा, तो चौथा वर्ण है रा। तो रगन में क्या है? रगन के बाद है राज भा, राज भा, यानी जी 2 दो 1 2।
यानी गुरु लघु गुरु। जी, तो 5 इसके हो गए, हाँ, 5 तो रगन को कहते हैं। अब जैसे कामना, सामना, याचना, सेविका, धाविका, इसी तरह जी, बहुत सारे शब्द हैं। ये हम जी, जी, शब्द, लेकिन रचना में कोई जरूर नहीं कि शब्द ही हो, वो आगे पीछे जोड़ करके के भी होता है, या एक 5-6 शब्द का है। शुरू का भाग ये एक गण हो सकता है, दूसरे का बाद वाला भाग दूसरा गण हो सकता है। जी, तो जी, ये जी, लेकिन इसका गणन का ये तरीका है कि यहाँ ये ऐसा गण है, यगन है, चाहे मगन है, तगन है, रगन है। जी, अब आते हैं जगन में। जी, जी, जगन जो जी है, सर, हाँ, तो आप इस जभान, फॉर्मूला को देखिएगा कि यमा तारा जभान सलगा, जभान यानी, जभान, हाँ, यानी जो लघु, भा गुरु, और गुरु, नो लघु, यानी लघु, एक 4, मन 1 2 1 4 1, 4, मात्रा भार इसका, हाँ, मात्रा भार रहता है। बीच में दीर्घ रहता है, दोनों बगल लघु रहता है। जैसे जी, महेश, दिनेश, सुरेश, महेश, दिनेश, सुरेश, और गणेश, हाँ महान, जी, सुजान, विधान, कुरूप, तलाक, उबाल, उछाल, बवाल, जी, पुआल, ये ऐसे जी, शब्द जो जी, होते हैं सो जगन में। और दोहा लिखने में यह एक महत्वपूर्ण नियम है जी, कि जी, किसी भी चरण किस, की शुरुआत जो है सो जगन से नहीं की जाती है, नहीं तो लोहा में दोहा में लय भंग हो जाता है। लेकिन अपवाद है, गणेश में जब भगवान का नाम होता है तो उससे आप शुरू कर सकते हैं। जैसे जी, गणेश शब्द से शुरू किया जा सकता है, लेकिन जी, विधान शब्द से, तलाक शब्द नहीं से, किया, महान शब्द से दोहा तक नहीं की किया, शुरुआत नहीं होती। नहीं, जी सर, ये तो अब बहुत अच्छी इसके बाद है जानकारी है। अब इसके बाद है भगन। जी, तो भगन जो भानस, है, अब आप इस फार्मूला में देखिए, सूत्र में देखिए, यमा भा, ताराज भान सलगा, भानस, हाँ, जी, तो भानस जी, यानी 2 1 1, एक, गुरु लघु लघु। इसका फॉर्मूला यही है, गुरु लघु लघु। लघु, अब लघु, इसके उदाहरण को क्या क्या है? आलस, साहस, पारस, ताकत, जी, दीपक, पारस, वाहन, वाहक, बाधक, मोहक, शोधक, अनेकों शब्द हैं। तो जी, आपको इसकी पहचान, ये सब, इस सब का ज्ञान जो है छंद लिखने में बहुत ही काम आता है। आप पहले से ही शब्द का चुनाव करके अपनी भावना को उसी वही रूप दीजिए, नहीं शब्दों का आकार दीजिए, तो बहुत सुंदर छंद बनते हैं। जी, अब भगन के बाद आता है न, नगन। जी, अब इस फार्मूला में देखिए, इस सूत्र में देखिए, यमा न, ताराज न, भान सलगा, यानी 900 लौ, जी, 900 लौ, यानी जी, तीनों वर्ण जो हैं इनके लघु हैं, यानी एक मात्रा के ही शब्द हैं तीनों। जी, तो जी, जी, अब इसमें के इसका उदाहरण क्या है? सकल है, विकल है, सरस है, पहुंच है, नयन है, अगन है, चलन है, विवश है, लगन, चपल है, धबल जी, है, विकल है, अनेकों शब्द हैं। तो जी, ये नगन में आते हैं। जी सर, अब और अंतिम जो है वो सगन है। तो जी, आप इस सूत्र को पढ़िए, यमा ताराज भान सलगा, सलगा, यानी सलगा, 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 हाँ जी, हाँ, यानी 1 1 2, 2, लघु लघु गुरु, जी, 1 1 2। अब इसका उदाहरण है बदला, अदला, सपना, अपना, पिछला, दिखना, पिछला, हाँ जी, चलना, छिपना, जी, यानी आरंभ के 2 लघु और बाद का गुरु। एक तो गुरु, यही 8 तरह के गण होते हैं, जिसके आधार पर जो है सो वार्णिक छंदों की अधिकतर रचनाएं जो होती है वो इसमें है। सर ये आपने 8 तरह के तो गण बता दिए, जो हमने ल और गा इसमें वर्ण प्रयोग किए हैं, ये इसको इसको जो हाँ, फॉर्मूला ये है 10 ये फार्मूला जो है सो 10 वर्ण का है। तो जी, अंतिम 2 जो है वो केवल अंतिम गण को एक्सप्लेन करने के लिए हैं। उसके जी, जी, बाद जी,
3 वर्ण बचता ही नहीं है जो कोई जी गण होगा। जी तो ये जी 10 वर्ण का जो है ये सूत्र है। इस सूत्र जी को जो याद कर लेगा उसको गण के बारे में कोई सोचने की जरूरत ही नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार सुन लेगा, समझ लेगा, तो फिर गण के बारे में उसको कोई भी दिक्कत ही नहीं रह जाएगी। जी यमा बिल्कुल ताराज भान सलगा, यमा ताराज भान सलगा, यही जी सूत्र है। यह गण का जो है, इसी में पूरा गण की विवेचना केंद्रित है। केंद्रित है। सर बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, क्योंकि मैं खुद परेशान होती थी कि मैं कैसे करूं। आपने इतने आराम से आसानी से बता दिया, और इससे तो अब मुझे भी लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। और बेसिकली क्या है कि हमारे जो लघु और गुरु वर्ण है वो आगे पीछे होकर इनको अलग अलग तरीके से हमारे गण बनाते हैं। और जब हम किसी छंद में गण का प्रयोग करते हैं, अगर इस तरह से करें तो उसमें एक लयबद्धता आएगी और जो लेखन है वो अच्छा रहेगा। गण का जो, हाँ, छंद का जो सृजन होता है, तो प्रत्येक छंद में इस गण का क्या समायोजन रहता है, वह जो है उसके सूत्र में दिया हुआ रहता है। अब हम लोग थोड़ा जानेंगे कि प्रमुख वार्णिक छंद कौन कौन से हैं। छंद तो बहुत है, हाँ, उसकी गणना मैं बीच में आपको थोड़ा सा रोकती हूँ सर, माफी चाहती हूँ। हमारे एक राजकुमार प्रजापति जी हैं, उन्होंने लिखा है कि कमला, इनका गण नहीं बनता। ये है कमला। कमला का सर, हाँ, आपने सर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया था कमला का जो गण था कमला में। जी सर। कमला हुआ सगन ना, सगन हाँ हुआ कमला। हाँ, जी जी जैसे हाँ, लघु लघु गुरु, तो ये सगन हुआ, सगन हुआ। और सर ने बहुत अच्छी से समझाया था, बिल्कुल 3 वर्णों के समूह को ही गण कहते हैं। बिल्कुल यही बात हमारी चल रही थी। तो राजकुमार जी, मुझे लगता है आपकी जो भी आप पूछना चाह रहे थे, वो आपकी जो भी शंका थी उसका समाधान हो गया होगा। हम अब आगे चलें। अगर कोई आप पूछना चाहेंगे, कोई भी प्रश्न हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। जी सर, बताइए। जी सर। अब हम लोग वार्णिक छंद के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। वार्णिक छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक साधारण वार्णिक छंद, जिसमें 1 से 26 वर्ण तक जिस छंद में वर्ण हो उसको साधारण वार्णिक छंद कहें। और 27 या उससे ऊपर जो होगा उसको दंडक वार्णिक छंद कहेंगे। जी जी जी। और इसके बाद अनेकों छंद हैं। अब साधारण वार्णिक छंद के अंतर्गत ही सवैया आता है। जी। सवैया का मतलब कि आनंद को 1.25 गुना बढ़ा देना। जैसे 22 से 26 वर्ण जो की रचना जो होती है वो अधिकतर सवैया में है। अब सवैया भी बहुत तरह के होते हैं। और उसके बाद जो है अब 31 वर्ण की 31 से 33 वर्ण की रचना जो है घनाक्षरी है। जी। इसमें मात्रा से कोई लेना देना नहीं, घनाक्षरी में मात्रा से हमको कोई लेना, लेकिन वर्ण कितने रहते हैं? 31 से 33। मनहनर घनाक्षरी और कितने तरह के घनाक्षरी हैं। जी। अब हाँ, एक है द्रुत विलंबित छंद। जी। द्रुत विलंबित छंद, इसमें 12 वर्ण होते हैं। अब इसकी संरचना होती है 1 नगन 2 भगन 1 सगन। जी। 1 नगन 2 भगन 1 सगन। अब ये जो है सो द्रुत विलंबित छंद होता है। जी। अब मालिनी छंद है, इसमें 15 वर्ण होते हैं। 2 तगन 1 मगन 2 यगन जी होते हैं इसमें। जी। मदाक्रांता छंद है, ये 17 वर्ण का छंद है। इसमें 1 भगन 1 नगन 2 तगन और बाद में उसमें 2 गुरु का योग होता है। जी। इंद्र वज्रा छंद है, यह 11 वर्ण का छंद है। इसमें 2 जगन 2 गुरु। जी। उपेंद्र वज्रा छंद है, इसमें भी 11 वर्ण ही होता है, लेकिन इसकी संरचना है 1 नगन 1 तगन 1 जगन 2 गुरु। जी। अब अरिल्ल छंद है, इसमें 16 होता, 16 मात्रा की छंद है इसमें, लेकिन अंत में जो है सो यगन होता है। जी। अब लावनी छंद है। जी।
नहीं, लावणी राधिका छंद है। बाय इसमें ये मात्रिक हाँ, त्रोटक छंद है जी जिसमें 4 सगन होते हैं। त्रोटक जी छंद 4 सगन होते 4 हैं। सगन जी हाँ, 4 सगन। भुजंगी छंद है, इसमें 11 वर्ण होते हैं, 3 सगन, 1 लघु, 1 गुरु। जी। अब वियोगिनी छंद है, इसमें 21 वर्ण होते हैं, 10 और 11 पर 10 पर यति होता है, 11 के बाद विराम होता है। 2 सगन, 1 जगन, 1 सगन, 1 लघु, 1 गुरु। जी। वंशस्थ छंद है, 12 वर्ण है, इसमें नगन, तगन, जगन, रगन। अच्छा, एक बात मैं यति बता देना चाहता हूँ, यति क्या है? बिल्कुल, हाँ जी सर। हाँ, क्योंकि छंद में यति का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब हम कोई रचना पढ़ते हैं तो एक बीच में हम हल्का विराम लेते हैं, और अंत में जब पंक्ति समाप्त होती है तो वहां भी विराम। तो पहले वाले विराम को जो है अर्ध विराम बोलते हैं या यति कहते हैं, जहां ठहराव होता है जिससे लय बनता है। हाँ, तो यति का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अगर यति के हम इसके अनुसार सृजन कर दिए और यति उपयुक्त स्थान पर नहीं लगाए तो फिर जो जिसको पढ़ने में या जिसको गाने में है उसको दिक्कत हो सकती है। तो यति का भी अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है जी। अब शिखरणी छंद है, इसमें 17 वर्ण होते हैं, यगन, मगन, नगन, रगन, भगन, लघु, गुरु जी। अब शार्दुल विक्री छंद है, इसमें 19 वर्ण है, 12 पर यति, 7 पर विराम, मगन, सगन, जगन, सगन, तगन, गुरु। मैं शार्दुल विकृत छंद की 2-4 पंक्तियां आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल जी जी। सर, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जब हम मात्रा की बात करते हैं और जब वर्ण की बात करते हैं, क्या जब हम कोई भी छंद लिखते हैं, रचना लिखते हैं, मात्रा का जो गिनती है अलग हो सकती है और वर्णों की गिनती अलग हो सकती है? हाँ, तो मात्रा के हिसाब से तो हम मात्रिक छंद लिखते हैं, और वर्ण की गणना के अनुसार हम वार्णिक छंद लिखते हैं। तो अब चूंकि ये गण जो होता है वो 3 वर्ण का होता है, तो कोई लघु हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है। जैसे नगन में 3 मात्रा ही होगी, है क्योंकि तीनों लघु हैं, और मगन में 6 मात्रा हो जाएगी, तीनों गुरु हैं। यगन में 5 मात्रा होगी, तगन में 5 मात्राएं होगी, रगन में 5 मात्राएं होगी, जगन में 4 मात्राएं होगी, भगन में 4 मात्राएं होगी, सगन में 4 मात्राएं होगी। तो चूंकि मात्राएं और वर्ण अलग अलग हैं, तो जो है वर्ण समान हो सकते हैं लेकिन मात्राएं अलग हो सकती है। वर्ण तो हम 3 ही गिनेंगे ना, लेकिन कहीं 5 है, कहीं 6 है, कहीं 4 है, कहीं 3 से लेकर के 6 मात्राएं एक गण में हो सकती है। तो मतलब जो हमारे कवि है लिखते समय उनको ये ध्यान रखना है कि मात्रा भार अलग हो सकता है, वर्ण अलग हो सकता है, दोनों में अंतर। मैंने आपको इतने सारे वार्णिक छंद की संरचना बताई, तो उसमें तो मात्रा नहीं है ना, उसमें तो है वर्ण है। हाँ, तो वर्ण के हिसाब से ही, गण के हिसाब से ही उसकी रचना करनी है। और अनेकों हैं, मैं 2 आपको सुना देता हूँ जी। जैसे वर्णवृत्त शार्दुल विक्रीडित छंद जी। काटे भी कटती न आज रजनी है, नींद आए नहीं, लागे हैं मन ही नहीं, दुखित हूँ श्रृंगार भाए नहीं, आया पावन माह सावन, सखी ये तो सुहाए नहीं, मेरे बालम आ गए, मुदित हूँ मोह को सताए नहीं। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर जी सर। और वर्णवृत्त हीर छंद, इसमें 18 वर्ण होते हैं, 8 इसमें है, 10 8 पर यति है, भगन, सगन, नगन, जगन, नगन, रगन।
जी अब सावन अति पावन चल, कामर शिव द्वार ले, पावन जल से अब शिव के चरण पखार ले, है अवसर आज उचित दोष सब सुधार ले, पाप क्या हरन कष्ट समन ईस मन पुकार ले, त्याग व बलिदान रहित जीवन यह व्यर्थ है, यौवन अविवेक व धन हो सबल अनर्थ है, पाप रहित मान सहित जीव वह समर्थ है, हो यदि सुविचार मदद उत्तम अति अर्थ है, हर्षित अति है तन यह नाचत मन मोर है, बादल टकरा कर नभ बाजत घनघोर है, दादुर करते टर टर शोभत पुरजोर है, साजन घर आवत नहीं दर्द उठत पोर है। ये सब जो है, अब एक राम प्रभु कथा नित दिन जो श्रवण किया नहीं, प्रेम सहित मान सहित राम रस पिया नहीं, नाम कर अमूल्य मनन लूट धन लिया नहीं, जीवन यह मूर्ख सजन पूर्ण वह जिया नहीं। ये जो है आपको वर्ण वृत्त हीर छंद है। तो इसी तरह जो है सो प्रत्येक पर रचना मेरे पास तो है कि मैं सब पर एक एक आपको सुना, लेकिन उसके लिए तो पहले से तैयारी करनी पड़ेगी कि कहाँ है उसको निकाल के लाएं, और सभी छंद के बारे में एक एक, कि ऑलमोस्ट जितने प्रचलित छंद हैं मेरी कुछ न कुछ एक दो रचना सब पर जरूर है। तो नहीं सर, हम बिल्कुल जी सर, हम हर छंद के बारे में आपसे जानकारी लेंगे और वो रचना भी सुनेंगे। आज तो बस छंद जो लेखन का मैंने दो रचना जो है मैंने आपको उदाहरण के तौर पर इसमें सुनाया। जी 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 सर। अब ये वार्णिक छंद हो गया। अब कुछ संक्षेप में हम आपको 2-4 मिनट कुछ बचा हुआ अगर समय है तो मैं आपको मात्रिक छंद के बारे में भी बताता हूं। जी सर। देखिए, छंद सीखने के लिए पहला जरूरी है कि दोहा आप सीखिए। सबसे मूल जो है ये अर्थ सम्मात्रिक छंद है। इसमें जो है सो 24 मात्रिक ये अर्थ सम्मात्रिक छंद है, जिसमें 4 चरण होते हैं, जिसमें 2 विषम चरण होते हैं, 2 सम चरण थे। पहले और तीसरे को विषम बोला जाता है और दूसरे चौथे को सम बोला जाता है। इसमें 24 मात्राएं होती है, 13-11 पर यति और विराम होता है। तो पहले दोहा आप सीखिए, समझे। दोहा पर अगर, हालांकि दोहा को मामूली मत समझिए, इसमें अनेक नियम हैं और इसकी बारीकी में जाइएगा तो इसका फिर कलन होता है 4-4-3-2 4-4-3। उसी के बाद ये होता है, उसका दूसरा कलन होता है 3-3-6 3-9-2 3-3-6-2 8 3-3-6 3-9-2 11 3-3-6 3-3-6-2-3-2 और 3-3-6-2-3 जो है 13-11 इस तरह है। तो जो चौकल के आधारित और त्रिकल के आधारित जो ये दोहा होता है, और इसमें भी अनेक नियम हैं। सबको अगर बारीकी से तो दोहा अच्छा बनता है। और उसके बाद सोरठा छंद भी है 24 मात्रा का। ये दोहा का लगभग उल्टा होता है। हाँ, इसमें जो है विषम चरण ही समतुकांत होते हैं और सम चरण और तुकांत होते हैं। उसके बाद रोला है, रोला भी 24 मात्रिक है और इसका भी इसमें भी 11-13 होता है, लेकिन इसमें सोरठा और इसमें यही अंतर है कि सोरठा का विषम चरण समतुकांत होता है और रोला का जो है सो सम चरण समतुकांत होता है, अंतिम वाला। और हमेशा जो है रोला के अंतिम में चौकल आता है, जैसे 2-2 1-1-2 2-1-1 या 1-1-1-1 ये रहता है। और यति के पहले दोनों साइड में त्रिकल होता है। यह हुआ रोला छंद। चौपाई छंद है, ये भी मात्रा पर 16 मात्रा हाँ छंद है। हरिगीत का छंद है जिसमें 28 मात्रा। इसका उदाहरण है श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरन भव भय दारुणम। ये हरिगीतिका छंद है। गीतिका छंद है, उससे 2 मात्रा कम होती है।
हे जी प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ये गीतिका छंद है। जी बरवय छंद है, इसमें 19 मात्रा होती है, 12 और 7। जी। कुंडलिया छंद है। कुंडलिया छंद जब लोग कुंडलिया लिखना सीखने लगते हैं, हम आपको हाँ कुछ जी लोग हमसे सलाह सलाह लेते हैं कि सर कुंडलिया लिखी हूँ, इसको जो है आप देख लीजिए जी इसमें क्या जी है जी सुबह। तो उनका दोहा ही ठीक नहीं रहता है, तो हम क्या कुंडलिया से देंगे। जी पहले जी दोहा जिसको जानकारी होगी, रोला की जानकारी होगी, तो वही कुंडलिया लिख सकता जी है। जी दोहा की सर। जानकारी नहीं है, रोला की जानकारी नहीं है, कुंडलिया। दोहा जो है सो कुंडलिया जो है दोहा प्लस एक दोहा दो रोला मिला करके एक एक कुंडलिया। कुंड। उसके बाद ताटंक छंद। ताटंक छंद में मैंने इस मंच पर कम से कम 50 रचनाएं लिखी जी है। सर। हाँ हाँ, इसमें 30 मात्राएं होती है। अब ताटंक छंद, कुकुब छंद और लावनी छंद, ये तीनों जी में मात्रा 3 ही होती है, लेकिन अंतर जी क्या है? ताटंक के अंत में 3 गुरु होता है, कुकुब के अंत में 2 गुरु होता है, लावनी के अंत में 1 गुरु होता है। एक गुरु। हाँ, ये हुआ ये 30 मात्रा। अब आल्हा छंद है। आल्हा छंद में एक, इस पर भी बहुत सी रचनाएं मैंने लिखी है इस जी मंच पर। तो जी 16 और 15 इसमें प्रथम ये 16 और 15 पर यति और विराम है, और अंत जी जो है इसको होता है इसका गुरु लघु से होता है। जी रूपमाला छंद है, इसमें 14 और 10 होता है। दिक्पाल जी है 12 और 12। विधाता जी। छंद है। विधाता छंद सबसे आसान है। इसमें जो है 1 2 2 2 को 4 बार दोहरा दीजिए तो वही विधाता छंद हो गया। विधाता के जी हाँ, विष्णुपद छंद है, गगनांगना जी। छंद है, अनेकों छंद हैं जो मैंने कहने का मतलब कि जितना इसके भीतर जाइएगा उतना जो है इसके अंदर में ही समुद्र है। स्नान करते जाइए, कुछ बिल्कुल। हाँ हाँ, कुछ सीखते जाइए जो है। जी और इसमें इतना आनंद आता है छंद की रचना करने में और छंद में। कोई सब्जेक्ट मिलता है ना आपके यहाँ, तो मैं कोशिश करता हूँ पहले इसको छंद में ही ढालने। नहीं हो पाता है तब कोई अपना मतलब साधारण तरीके से लिखता हूँ, लेकिन अगर छंद पर कोई बैठ जाता है तो मैं कोशिश करता हूँ छंद। नहीं सर, बहुत अच्छा लिखते हैं आप, और बहुत अच्छी तरह से उसमें जिस तरह से आप अपनी रचना के ऊपर बताते हैं नियम, उससे बहुत कुछ समझ में आता है, और लगता है कि हाँ, इसको भी सीखा जा सकता है। रचना से पहले विधान जो आप बताते हैं रचना का, कि जिस भी छंद में लिखी है, जिस भी विधा में लिखी है, वो बहुत अच्छा रहता है इस पे। तो ये तो सर आज हमारी जो आपने जानकारी दी, अगर आप कुछ और बताना चाहते हैं तो सर अभी हमारे पास समय है थोड़ा सा। नहीं ठीक, हमको लगता है कि जो कुछ लोग वो भी गए होंगे, समय तो करीब करीब लगभग 50 मिनट होने जा रहा है। जी तो जी सर। अगर किसी की कुछ शंका हो तो हम शंका को देख लें, जी नहीं तो फिर जी सर, अभी तक तो किसी ने कोई हमारी शंका यहाँ बताई नहीं है। मुझे लगता है सबको बातें समझ में आ गई होंगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी, अभी तक की जो मेरी नरेन जी से बात हुई है उसमें है कि बेसिक जो है पहला नियम कविता लिखने का है कि आप पहले मात्रा भार सीखिए। निश्चित जिसको मात्रा का वर्ण का ज्ञान नहीं होगा वो छंद लिख जी, ही नहीं सकता। लिख ही नहीं सकता। तो फिर ये आप जी, जी सर, फिर जी आप कहिए। वर्ण पे जाइए, वार्णिक और वाचिक क्या है, मात्रा भार, ये सब देखिए। सर एक चीज और मेरे को याद आई है, हम बचपन में एक 12 खड़ी पढ़ते थे, कौ का की कु कु। हाँ, तो मुझे लगता है मात्रा भार सीखने का ये बहुत आसान तरीका हो सकता है। अब तो हम पहले आपको बता दिए कि हर्ष लगाइएगा हाँ तो उसके मात्रा में कोई, हाँ जी आप एक व्यंजन को एक ही मानिए, लघु मानिए, जी क्योंकि जी उसमें अ जुड़ा हुआ है तो अ जुड़ने से मात्रा जी भार नहीं बढ़ता है। तो जी। हर्ष जुड़ने तो से मात्रा, क में अगर हर्षिकार लगाइएगा हर्ष है, एक ही रहेगा। कहर्षु कह उ लगाइएगा कहर्षुकार हुआ, जी तो एक ही रहेगा, क्या है हाँ कि जी हर्ष उ हर्ष है। हाँ जी। लेकिन ए और ए दोनों दीर्घ है, तो के दीर्घ हो है या कै हो जो है तो वो वो दो हो जाएगा। दो हो जाएंगे, तो हाँ, ये जी, ओ और औ दोनों है जो है सो दीर्घ ही है, दीर्घ तो वो आएगा। हाँ को और कौ दीर्घ ही हो जाएगा। दीर्घ समझे? जी अनुस्वार भी जो है सो क की मात्रा को डबल कर देगा, यानी दो हो जाएगा।
कह जी जो है वो भी इसकी मात्रा को 2 कर देगा, लेकिन जी क के जी ऊपर चंद्र बिंदु होगा तो क के मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क में जी अगर जी लिरी लगा हुआ होगा, क्री होगा तो क्री से तो भी उसके मात्रा में कोई कोई तो ऐसा परिवर्तन ही। नहीं। हाँ, तो ये सिंपल चीज सब याद रखे लोग तो जी सिंपल चीज। और संयुक्ताक्षर का कैसे होगा? अब जी 4 संयुक्ताक्षर शाश्वत हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये शब्द के शुरू में रहेंगे। जैसे क्षत्रिय, तो छ जी अक्षर पहले आता है। अक्षर कैसे जी बना है? क और छ के चौको संयुक्त जी अक्षर है। तो जी यहाँ छ शुरू में है, क्ष शुरू में है, तो एक ही मात्रा गिना जाए। जी त्रिया, जी सर त्र जी शुरू में है, लघु है और हर्षु लगा है, तो एक ही रहेगा जी क्योंकि संयुक्ताक्षर है। तो जी लेकिन शुरू बस शब्द के शुरू में अकुपुत्र, जी वो 4 हो जाएगा। जी पुत्र जो है 3 हो जाएगा क्योंकि त्र यहाँ 2, त्र जो है वो इसके तौर मानेंगे, वो पू को दीर्घ कर देगा तो 2 1 हो जाएगा। पू अगर लगा हुआ है तो जी 1 2 3 1 4 हो गया। जी 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 सर, बस अभी तो यही है। जी सर, नरेंद्र जी, दो हमारे अनिल प्रसाद जी कह रहे हैं कि दोहा और चौपाई में थोड़ा सा अंतर बता दीजिए। जी दोहा जो है आपको बता दिया कि 24 जो है मात्रा का ये छंद जो है सो दोहा है। जी इसमें 4 चरण होते हैं, 13 और 11 पर यति होता है। और जी 2 विषम चरण होते हैं, 2 सम चरण। और जी ये चौपाई चौपाई जो चौपाई है सो 16 16 मात्रा 16 का छंद है। इसमें कोई मैंने अलग अलग जो है चरण नहीं होते हैं। दो चरण लिखिएगा तो एक चौपाई वो बनता है। जी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इसके अंत में देखिए हमेशा जो है चौकल आना चाहिए। दोहा के अंत में हमेशा कहते हैं ये चौपाई चौपाई के अंत में हमेशा, हाँ, अंत में चौकल आना चाहिए। और दोहा के अंत में गुरु और लघु आना चाहिए। दोहा में जी विषम में सम चरण होते हैं, इसमें बस एक ही चरण है। एक ही चरण को 2 बार रिपीट कीजिए तो वही चौपाई हो गया। वो हम ज्यादा जानकारी तो हम जब इन विधाओं को लेंगे तब करते हैं। अर्चना झा जी सर पूछ रही है, गजल में मात्रा का पतन किया जा सकता है, जैसे हम गिराते हैं वैसे क्या किसी और विधा में भी होता है? वो अभी बताया था आपने। देखिए अभी छंद में प्रचलन नहीं है, जी लेकिन एक आध 2 छंद ऐसे हैं जिसमें जो है मात्रा, मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यहाँ के को एक ही मात्रा गिना गया है, जी 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 समझे? जी तो ये रसखान की रचना है, लेकिन इसमें जी मात्रा पतन की गुंजाइश है। लेकिन अभी जो लिखते हैं हम लोग, वहां जी छंद में मात्रा पतन की गुंजाइश नहीं। अब बड़े नहीं। बड़े रचनाकार लिख चुके हैं। और कुंवर बेचैन भी जो है कुंवर बेचैन नहीं, हाँ कुंवर बेचैन, इनकी भी पीर पर्वत सी उन्हीं का है ना? नहीं नहीं पीर परवसी गोपाल दास नीरज जी की एक। नहीं नहीं, पीर जी पर्वत सी पिघलनी चाहिए, क्या नाम तो है, नाम उनका भूल रहे हैं। जी सर। हाँ, उसमें भी जो है एक आध जगह वो मात्रा का पतन हुआ है, लेकिन जी ये प्रयोग में नहीं है। छंद में यह हम यही मान करके चलें कि छंद में मात्रा का पतन नहीं होता है। गजल जो है वो उच्चारण के अनुसार, जब हल्का उच्चारण किसी जी वर्ण का होता है तो वहां 2 के बदले उसको लिखते 2 हैं, गिनते हैं 1। जी दुष्यंत कुमार जी की है सर, हाँ दुष्यंत दुष्यंत, कुमार जी। हाँ वही, हाँ जी वही हम कुंवर बेचैन दुष्यंत कुमार, पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। जी दूसरा जी 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 हाँ, जी धन्यवाद तो धन्यवाद। हमारे जो दर्शक हैं हमें बता रहे हैं, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी। तो सर ये तो था हमारी आज की कार्यशाला, जिसमें आपने बताया कि मात्रा भार और जगह जो गण होते हैं, गण बहुत जरूरी है सीखना।
जहाँ तक मुझे आज की चर्चा से पता चला, अगर हमें गण पता है तो हम अपनी रचना को आसानी से बना सकते हैं, चाहे वो दोहा है चाहे चौपाई है, क्योंकि लय हमें चाहिए तो हमें गणों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ये थे हमारे आज के वार्णिक छंद पर नरेंद्र जी ने बात की। अगर हमारे दर्शकों ने जो भी हमसे प्रश्न किए थे सर, हमने पूछ लिए। अगर फिर कोई प्रश्न आता है तो हम अगली कार्यशाला में उसे लेंगे। और उसके के लिए जो कुछ अगर आप कहना चाहते हैं, जो हमारे दर्शक हैं वो अभ्यास करना चाहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो किस तरह से अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ये कलम की जादू मंच के। तो उसमें जो है बहुत से मैंने बहुत से नहीं, 2-4-5 कवि कवित्री ऐसे हैं जो मुझसे बराबर कुछ न कुछ राय लिया करते हैं। तो जो मैं जानता हूँ उसके अनुसार उस बता भी देता हूँ, रचना को सुधार भी देता हूँ। लेकिन मैं भी कोई ऐसा नहीं हूँ, बहुत पंडित नहीं हूँ। हो सकता है हमसे भी कभी त्रुटि हो जाए तो उसको माफ करेंगे। अगर इस बोलने के दौरान भी लगे कि हमने कुछ गलत बोल दिया है तो उसको माफ कर देंगे, बस यही कहेंगे। नहीं सर, और मैं जो भी दर्शक हमारे नरेंद्र जी से सीखते हैं, मैं उनसे ये अनुरोध जरूर करूंगी, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हमारे यहाँ लिखिए, ताकि जो और हमारे सीखने वाले हैं वो समझें और सीखें। मेरा नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप। कोई भी हमसे बेहिचक किसी विषय पर अगर उनको जानकारी लेनी हो या कुछ हमारी राय लेनी हो तो बेहिचक हमको मैसेज कर सकते हैं। मैं यथासंभव हो सकता है कभी कुछ देर हो जाए व्यस्तता रहने के कारण, तो लेकिन मैं हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जी बिल्कुल सर, और वो जो जानकारी होती है आप हमारे इस कार्यशाला में भी जरूर सबको दीजिए, ताकि जो सीख रहे हैं, जो थोड़ा सा संकोच करते हैं, नए हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर जो श्रोताओं का कुछ प्रश्न हो या कुछ उनका संदेह हो तो वो आपको अगर बता दें या इसी के पोस्ट पर अपना डाल दें, तो आप उसको संकलित करके हमको भेज दें, तो हम जो है उसका जहां तक होगा निदान करेंगे, यथासंभव प्रयास करेंगे कि उसका हल करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि ये श्रोताओं को मैं कहना चाहती हूँ, इतना अच्छा सुअवसर मिला है। आप चाहे हमारे किसी भी एडमिन टीम के सदस्य को आप अपनी जो भी आपकी शंकाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, आप लिख के भेजिए, या सीधे आप नरेंद्र जी को भी अपनी रचना से संबंधित कोई जानकारी चाहिए भेज सकते हैं। और हम जरूर कोशिश करेंगे नरेंद्र जी के साथ हम की उसका समाधान कर सकें, उसमें जो भी ठीक करना है या कहीं पर कुछ कमी रह गई है उससे हम अपनी कार्यशाला में उसको ला सकें और दर्शक भी हमारे सीख सकते हैं। सर, मैं आज की कार्यशाला इतने सुंदर ढंग से ले जाने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं मंच का, आपका और जितने आयोजक गण हैं, जितने श्रोतागण हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सभी मित्रों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उस नाचीज को इतना देर तक 1 घंटा तक बर्दाश्त किया, सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, आप मतलब मैं तो इतनी आज खुश हो गई हूँ कि मैं तो पेन लेके और पेपर लेके बैठ गई थी, कई चीजें मैं यहीं पर लिखने लगी थी। बहुत ही आज इतनी अच्छी कार्यशाला रही और आपने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया। अगले शुक्रवार फिर हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे समूह के वरिष्ठ रचनाकार जो हर विधा में लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। और मैं यकीन करती हूँ, मुझे यकीन है कि आज उनके साथ जो ये परिचर्चा हुई उससे आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। और फिर मैं आप लोगों से अनुरोध कर रही हूँ कि आपकी अगर कोई भी समस्या है, कोई भी शंका है, आप जरूर हम तक भेजिए। हम कोशिश करेंगे कार्यशाला में उसका निदान करने की। और अगले शुक्रवार फिर हाजिर होंगे किसी एक नई विधा के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।